हेलो स्टूडेंट्स। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम रचना। और अब हम क्या करेंगे आज नेक्स्ट क्लास। होप नाम तो पता होगा आपको मेरा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे। हमने 2 क्लासेस इसके ले ली हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, जिसमें हमने एनालिटिक फंक्शन डिस्कस किया था, राइट, और उसके जीरोस पे बात की थी। अब इसके बाद मैंने आपको सिंगुलर पॉइंट तो समझा दिए थे, यानी कि सिंगुलैरिटीज क्या होती है वो समझा दिए थे। अब देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी, एमसीक्यू उसमें से बनता है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलना आप इसका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। सो हम आज उस पूरा का पूरा कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। इसमें एनालिसिस में आपका जो है पोर्शन, हियर इट इज, एनालिटिक फंक्शन हमने कर लिया है। अब देखो सिंगुलैरिटी, पहले कौशी रीमान दे दिया इन्होंने, पर इससे पहले हमें सिंगुलैरिटीज को समझना जरूरी है। तो पहले सिंगुलैरिटी, फिर जितने भी बचते हैं आपके वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगी कि इस संडे तक जितने भी क्लासेस रिकॉर्डेड हो पाए, एज सुन एज पॉसिबल मैं पूरा कॉम्प्लेक्स का आपकी जितनी भी वीडियोस है सारी दे दूं संडे तक। ठीक है। चाहे मुझे कितने भी बनानी पड़े, मेरा ये यू कैन से दैट ये मेरा गोल है। अब देखते हैं कि कितना हो पाता है। और मैंने इसमें आपको लास्ट में 85 एमसीक्यू डाल दिए इसमें विद सॉल्यूशन। सो आपको कॉम्प्लेक्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। और कोई 3 या 4 ऐसी प्रॉब्लम होंगी जिनको मैंने लेंथी वे में सॉल्व नहीं किया, रीजन बिंग वो मैंने कहीं ना कहीं पहले ही डिस्कस कर लिया होगा। अदरवाइज एमसीक्यू प्लस स्टेटमेंट या कुछ क्वेश्चंस मैंने मिक्स करके टोटल 85 बना दिए हैं उनको। लास्ट में 85 आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज तो आपको मिलेंगे ही क्वेश्चंस। तो आप ओवरऑल काउंट करोगे तो 100 प्लस से भी ज्यादा होंगे, वो आप देख लेना कितने हैं, 150 अप्रोक्स बैठेंगे। लेकिन मैंने 85 डाल दिया, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंगुलैरिटी, इससे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और जितने भी मैं आगे कराऊंगी सबकी वेटेज सेम रहेगी, मैं एमसीक्यू के हिसाब से ही ये क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके बाद हम ये एनालिसिस करेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो पाए उतना मैं कर लूँ। तभी मैंने नोट्स बनाए हैं। आपने देखा होगा कि नोट्स तो मेरे ख्याल से कोई नहीं देता मैथ्स के, एंड आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, जिस फेज से आज आप लोग, जिस फेज में आज समझ ही गए होंगे, जिस फेज में आप लोग हैं, मैं भी कभी इस फेज में थी। तो मैथ्स के नोट्स तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई नहीं देता। सिर्फ फॉर्मूले आपने बुक से कॉपी पेस्ट कर दिए तो वो नोट्स थोड़ी ना होते हैं। चलो, हम आज इन पे डिस्कस करेंगे सिंगुलैरिटीज पे। ये पूरा लॉरेंट एक्सप्रेशन, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगी आज। कोशिश रहेगी पूरा समझा दूं, और इस पे फिर प्रैक्टिस भी करना है आपको। ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बहुत अच्छे से समझना है, शांति से समझना है। मैं बड़े धीरे से, बड़े प्यार से समझाऊंगी, ढंग से समझ लेना इस टॉपिक को। जिसने पहले कभी ये करा भी नहीं होगा उसको भी समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है। तो ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन है पता नहीं क्या है, तो पता नहीं क्या नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं सिंगुलैरिटी की बात। सिंगुलैरिटीज। अब सिंगुलैरिटीज तो पता है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, यानी कि उसके आजू बाजू के नेबरहुड में शायद पॉसिबिलिटी हो फंक्शन एनालिटिक हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा या वहां पे एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है। इसको आप सिनोनिमस लेके नहीं चलना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एनालिटिक फंक्शन में ये नहीं कि डेरिवेबल है तो एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, ये चीज नहीं। होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, उससे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी आती है। टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज। अच्छा, इसमें मैं भी बताती हूँ क्या बताना चाहती थी। फर्स्ट आती है आपकी आइसोलेटेड, यानी वन एंड ओनली वन। आइसो मतलब होता है ना अकेला, आइसोलेशन में अकेले लोग, यानी कि आइसोलेटेड यहाँ पे वन एंड ओनली वन हो। इसके आपके पास 3 टाइप्स होते हैं। वन इज रिमूवेबल, रिमूवेबल, पोल एंड असेंशियल सिंगुलैरिटी। यहाँ पे आता है आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, लिख लेना। ठीक है। अब देखो क्या है, जब आप ग्रेजुएशन की बुक देखते हो ना बीएससी की,
तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मैं कंसिडर कर चल रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। रीजन भी, जो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है ना, इसको कहीं पे भी टाइप में नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, यानी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का ये एक टाइप है। वहां पे क्या दिया हुआ है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी से लिखा, रिमूवल लगा दिया, पोल का अलग डेफिनेशन और एसेंशियल को अलग पूरा सेपरेट कर दिया। लेकिन ये नहीं है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, पर एनी हाउ एमसीक्यू में कहीं ये तो पूछेगा नहीं आपसे कि ये किसका पार्ट है। पर फिर भी क्योंकि जब हम बुक रिफर करते हैं ना ग्रेजुएशन की, सो कुछ बुक्स में है, मैं सभी बुक्स में नहीं कह रही, कुछ बुक्स में ये चीज है, तो इसमें आप कंफ्यूजन के साथ नहीं चलना, ठीक है। और इसमें आपको मैंने जो एमसीक्यू दिए हैं वो तो प्रैक्टिस करनी ही है। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है प्रैक्टिस बेस्ड। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाना, कंफ्यूजन होगा इसमें। और कुछ जो ट्वेल्थ लेवल का छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ताकि जब मैं प्रॉब्लम्स पे जाऊं तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस ना हो। ठीक है, एमसीक्यू आपके पास मान लो कोई भी स्टैंडर्ड बुक है बीएससी की, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें जब ये पूरा लेक्चर फिनिश हो जाएगा ना, तब आप बुक पे जाना, या पूरा जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब आप बुक रेफर करना, और उसमें देखना कि मैं कितने क्वेश्चंस लगा पा रही हूँ या लगा पा रहा हूँ। ठीक है, और जो बीएससी की बुक है वो आपके पास आर कुमार हो सकती है, एस चांद हो सकती है, या एक्स वाई जेड कोई भी बुक बीएससी लेवल की। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं। ये मैंने सिर्फ टाइप बताए, इससे पहले, इसको करने से पहले मैं एक दो चीज जो ग्रेजुएशन लेवल की है वो बता दूं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें ना तो हमें थोड़ी टेंशन कम हो। जैसे यहाँ पे आपके पास कहीं पे साइन एक्स है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई का जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। एंड टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन वाई का जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, कॉस एक्स जीरो कहाँ पे होता है, और टेन एक्स कहाँ पे जीरो होता है। इसी से आपका काम चल जाएगा, इवन इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि हम डील कर रहे हैं सिंगुलैरिटीज पे, तो जहां डिनोमिनेटर मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरो बन रहा होता है, वहीं पे हम प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। पर फिर भी इसको भी बता देती हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एन पाई प्लस माइनस, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, एक्स इज इक्वल्स टू टू एन, ये कितना होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, तो मैंने इसका बता दी, चलो इसका लिख देती हूँ, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, दिस इज ऑल्सो एन पाई, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। ठीक है, वैसे तो ये करेक्ट है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, वैसे यही है। ठीक है, सो ये आपको चीजें याद रखनी है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये एन पाई कैसे आया, साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, कितना भी हो साइन एन पाई हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि साइन के साथ पाई की बनती ही नहीं है, पाई की कोई भी वैल्यू हो हमेशा साइन जीरो देता है। ठीक है, साइन पाई टू थ्री हंड्रेड थाउजेंड, कितने भी पाई के साथ कुछ भी आप कोई परफेक्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा आंसर कितना बनेगा, जीरो। ऐसा नहीं कि मैडम हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया इसमें कितना, थ्री पाई बाय टू का, ऐसा नहीं। मतलब ये पाई पाई गेट्स कैंसिल वाला सीन नहीं करना है कि यहाँ पे एंगल एक्स है तो यहाँ पे हमने कोई भी और वैल्यू ले, नहीं, पाई का मल्टीपल कुछ नंबर हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका आंसर जीरो हो जाना है। ठीक है, सो साइन पाई ऑलवेज जीरो, और इवन कभी भी पाई का मल्टीपल हो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अब लेते हैं कॉस के साथ, इसको ऐसे याद करते हैं, कॉस पाई माइनस वन, इनसे ना इजी रहता है, कॉस टू पाई वन, कॉस थ्री पाई माइनस वन, कॉस फोर पाई वन, ऐसे सो ऑन। यानी कि जब हमारे पास पाई के साथ क्या है, ऑड है, तो आ रहा है माइनस वन, इवन आ रहा है तो वन। ठीक है, ऑड आया तो माइनस वन, इवन आया तो वन। ठीक है, तो जो कॉस है उसका जो थीटा है वो क्या वैल्यूज देता है, मल्टीपल ऑफ पाई में वन एंड माइनस वन, अकॉर्डिंग एज इवन वन, ऑड माइनस वन। ठीक है, तो वैसे याद रखना है कि रिदम में याद रख लो, कॉस पाई माइनस वन, टू पाई इवन नंबर वन, थ्री पाई माइनस वन, फोर पाई वन, तो इससे आपको याद रहेगा एग्जाम में। अच्छा, ये तो कब था, मैंने सिर्फ पाई की वैल्यू, क्योंकि मैंने साइन पाई की वैल्यू बताई थी इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, ऑड मल्टीपल
ऑफ पाई बाई टू कॉस के साथ कभी भी, ठीक है, यानी कि किस टाइप का, 2n+1 पाई बाई 2, इस टाइप की कोई भी सीरीज हो तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 0। तो कभी भी कॉस जीरो की वैल्यू, कभी भी ऐसा लिखा हो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसको लिखेंगे cos 2n+1 पाई बाई 2, तो x हो जाएगा आपके पास 2n+1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमेशा क्या होता है, 0। और साइन कब होता है, जब पाई के मल्टीपल कुछ भी हो, साइन पाई के मल्टीपल में आ जाए तो हमेशा आंसर कितना आता है, 0। कॉस आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सेम आपके पास टेन है, 10x = sin x डिवाइडेड बाय cos x होता है ना, तो जो साइन का बिहेवियर होगा, यानी कि जब साइन 0 देगा तभी टेन भी 0 देगा, तो टेन भी आपके पास n पाई पे, किसी भी पाई के लिए 0 होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी आगे प्रॉब्लम्स करनी है इस बेस पे। अच्छा, वो इट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं फर्स्ट जो आपके पास आती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में फर्स्ट है रिमूवेबल। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है, देखो, एज इट्स नेम सजेस्ट, हम फंक्शन को क्या कर पाए, रिमूव कर पाए, पर कब, रीडिफाइन कर, रीडिफाइन किया, या कुछ फैक्टराइजेशन किया हमने, ठीक है, फैक्टराइजेशन किया और फंक्शन को क्या करा दे, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और क्या हो, फाइनाइट हो, तो फंक्शन क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है, ठीक है। लेकिन समझ में कब आएगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे। उससे भी पहले इसका जो कनेक्शन है, इवन जितनी भी सिंगुलैरिटीज हैं उनका कनेक्शन लॉरेंट एक्सपेंशन, सो ये चीज हमें पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बिना भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स को थोड़ा इजी बना देता है कुछ केसेस में, तो मैं लॉरेंट एक्सपेंशन को पहले बता देती हूँ, इवन पहले ही बता देना चाहिए था। चलो, लॉरेंट सीरीज क्या होती है, लॉरेंट सीरीज देखो, यहाँ पे सपोज कोई एनुलस है, जैसे हम पॉइंट पे बात करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसके नेबरहुड में है, कुछ इस टाइप से बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये इसके लिए सिंगुलैरिटी हो गई। लेकिन जब किसी एनुलस में बात करते हैं, यानी कि इस पोर्शन को छोड़ के फंक्शन एनालिटिक है, तो हम लॉरेंट सीरीज का यूज लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए हो सकता है, किसी पॉइंट पे बात करेंगे या डिस्क पे बात करेंगे तो टेलर एक्सपेंशन लेते हैं, तो वो हमें इतना नहीं करना। और सिलेबस में कहीं लॉरेंट सीरीज मेंशन भी नहीं है, पर इनडायरेक्ट वे में हमें करनी तो पड़ेगी लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि क्या होता है, देखो, f(z)=समेशन ऑफ an, ये सिंगुलैरिटी है यहाँ पे, n=0 to ∞ प्लस समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 to ∞, bn डिवाइडेड बाय z-z0 पावर, ठीक है। अब कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इस वाले फंक्शन को लिख देते हैं हम -n करके, ठीक है, या यहाँ पे, हाँ, इसको -n में लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, हमेशा ये bn लेके चलना, ठीक है। ये लॉरेंट एक्सप्रेशन आपका रेसिड्यू में भी काम आएगा। कॉम्प्लेक्स को जितना इजी करके समझोगे उतना ही समझ आएगा, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से की तरह लेकर चलोगे तो ये कॉम्प्लेक्स ही लगेगा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत इजी है सब्जेक्ट। अच्छा, अब क्या कहता है इसमें, जब रिमूवल की बात आती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में क्या होता है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेगेटिव पावर ऑफ z-z0, ठीक है, देन देयर इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एग्जाम्पल से मैं कनेक्ट कराऊंगी। अच्छा, एक और बात है, इस वाले जो पार्ट को बोलेंगे, हम बोलेंगे जर्नल पार्ट, और इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल पार्ट। एक्चुअली इसको प्रिंसिपल पार्ट क्यों बोला है, बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट, ये ही डिसाइड करता है हमारे पास सिंगुलैरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मतलब,
नेगेटिव पावर होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि मान लो मैं इसको एक्सपेंड करूं, आप देखो यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी बी एन। यहाँ पे कितना है आपके पास, ऊपर ले सकते हो उसको या यहीं पे लिख सकते हो जेड पावर n। मान लो मैं इसको ओपन करूं तो ये कितना आएगा, b1 जेड माइनस जेड नॉट, b2 जेड माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस टाइप से। सो इफ b1 equals to b2 equals to b3 all are equals to 0, then there exists a removable singularity। ठीक है, होप इट्स क्लियर। और एक तो ये कंडीशन हो गई इसकी, दूसरी या पहली भी मैंने जो बताई, रीडिफाइन या फैक्टराइज कर सकते हैं उसको, और फंक्शन की क्या हो जाए, लिमिट एग्जिस्टेंस में आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए या फिर फाइनाइट हो जाए। सो देयर इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, जब और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ इस बेस पे सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के, तो आप इजिली कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, लिमिट नहीं लेनी होती हमें, सिर्फ क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, साइन जेड बाई जेड एट z इज इक्वल्स टू 0 व्हाट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट। ठीक है, या फिर सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट एट व्हाट पॉइंट एंड द चेक द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन। फिर वहां पे ऑप्शन होगा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट दिस या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट दिस। तो एमसीक्यू तो वेरी करेंगे, पर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या करते हैं। एक तो ट्रिक सिर्फ डायरेक्ट इसकी यही है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 लगाया, क्योंकि ये इसमें काम कर जाएगा, सब में नहीं करेगा, तो चीजें हमें सब पता होनी चाहिए। आंसर आएगा 1, क्या है, लिमिट एग्जिस्ट हो गई, राइट, एंड फाइनाइट हो गई। सो ये क्या आ गया आपके पास, रिमूवेबल, आर एस, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो गई। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि सभी में ये वर्क करे, तो हमें हर तरीका आना चाहिए। तो हम इसका अदर वे और ढूंढ सकते हैं। मैंने क्या बोला, रिमूवेबल में याद कर रखना है रीडिफाइन, माइंड में ये रहना चाहिए कि भाई हम इसको रीडिफाइन कर ले, या फिर इसको लॉरेंट एक्स सीरीज में ब्रेक करने की कोशिश करें। एक्चुअली दोनों एक ही सेंस निकलता है कि लॉरेंट सीरीज का मतलब भी रीडिफाइन करना ही होता है। रीडिफाइन किसी भी तरीके से हो सकता है, इधर फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर लॉरेंट सीरीज से। हम साइन जेड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1 - z³/3 फैक्टोरियल, z⁻5/5 फैक्टोरियल, z⁻7 ÷ 7 फैक्टोरियल प्लस 100। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये एफ ऑफ जेड है डिवाइडेड बाय जेड। आप यहाँ से z कॉमन ले लो, नीचे z आया, 1 - z² 3 फैक्टोरियल पावर 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल, z⁻6 7 फैक्टोरियल प्लस 100। कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया, 1 - z²। अब देखो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जितनी भी z की पावर्स है ना, यानी फंक्शन z-0 टाइप से लिखा हुआ होगा, there does not exist any negative power of z। यहाँ पे कोई भी पावर z की नेगेटिव है ही नहीं। सो क्लियरली यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से देखने को मिलता है कि यहाँ पे तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, क्योंकि नेगेटिव पावर है ही नहीं लॉरेंट एक्सप्रेशन में। ठीक है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ये वाला टर्म एग्जिस्टेंस में है, जिसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, एंड रनिंग टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, एक तो आप लिमिट एग्जिस्ट करा के देख लो, ठीक है, और फाइनाइट है, एग्जिस्टेंस में है, तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। लेकिन ये वाला केस भी हमें आना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम सिर्फ इसी से ही सॉल्व होती है। तो z-z³ ये हमने पूरा एक्सप्रेशन को ब्रेक किया, रीडिफाइन किया, फिर हमने देखा कि जो भी लास्ट में आंसर आया वो z में सारी पॉजिटिव पावर से आ रही है, नेगेटिव तो कहीं बन ही नहीं रहा। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, देयर इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अच्छा कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो मैंने कराया है उसमें से करा देती हूँ, शेयर करना पड़ेगा। हम्म,
ये लॉरेंट एक्सप्रेशन मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, आप टेंशन ना लो बिल्कुल। एक एक चीज समझाई हुई है मैंने। बहुत मेहनत लगती है, आप लोग पता होगा स्टूडेंट है नोट्स बनाने में। रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, z equals to z naught is called removable isolated singular point if principal part of f of z does not exist। बात एक ही है। These all are zero, बताया मैंने। Limit exist and finite। In this expansion, all power of z are non-negative। We can remove the singularity by redefining the function। अभी आ ही गया होगा ये समझ, बहुत इजी सा है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक दो नहीं कराए मैंने, बहुत सारे कराए। हाँ, जैसे रीडिफाइन का है ये वाला करा, ये वाला मैंने आपको समझा दिया। हम जैसे ये वाला एग्जाम्पल, अब देखो रीडिफाइन का क्या मतलब हुआ। जैसे यहाँ पे आपके पास है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई z इक्वल्स टू वन पे फंक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है। सो ये सिंगुलैरिटी हो सकती है, ठीक है, इवन है भी। पर क्या यहाँ से मैं इस सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकती हूँ बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, वन सब्स्टिट्यूट करोगे नहीं आएगा। लेकिन मैं इस फंक्शन को, इसी फंक्शन को लिख देती हूँ z प्लस वन। फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, या एक तरह से रीडिफाइन कर दिया। लेट्स कैंसिल, तो एफ ऑफ जेड कितना हो गया, जेड प्लस वन। तो ये क्या हो गया, हमारी सिंगुलैरिटी रिमूव हो गई। सो देर इज नो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नाउ। सो इसको क्या बोलेंगे, एट जेड इज इक्वल्स टू वन देयर एग्जिस्ट अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। दैट्स इट। ठीक है, अब आप मान लो इसकी लिमिट पता करना चाह रहे हो, तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू वन, क्योंकि सिंगुलैरिटी तो दिक्कत तो वही कर रहा था। तो यहाँ वन प्लस वन करोगे, यहाँ पे टू आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ये। आगे आगे आगे, अब तो पोल आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस आपको आगे बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने अभी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छा, अब पोल समझाते हैं। पोल होता क्या है, अब लॉरेंट एक्सप्रेशन लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार देखो तो याद रहें चीजें। ये आपके पास लॉरेंट एक्सप्रेशन होता है, जीरो टू इंफिनिटी। लॉरेंट एक्सप्रेशन अपने आप में ही एक टॉपिक है, पर हमारे सिलेबस में है नहीं। बी एन यहाँ मैं लिख देती हूँ जेड माइनस जेड जीरो माइनस पावर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इफ बी वन इक्वल्स टू, जरूरी नहीं है, बी वन बी थ्री बी एन एग्जिस्ट बट बी एन प्लस वन आगे सो ऑन ऑल आर जीरो। यानी कि एन से ग्रेटर देन जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, वो सारे कितने हो, जीरो हो। यानी कि बी एम से आगे जितने भी टर्म्स हो सारे कितने हो जाए, जीरो। मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट only a finite number of negative terms, then pole exist। ठीक है, पोल का मतलब, अब इसका बेचारे का कुछ रूल नहीं है हमारा, मतलब इसका कुछ कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं रही। मान लो इसके भी कुछ टर्म्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव टर्म्स मान लो फाइनाइट आ रहे हैं हमारे पास, तो हम बोल देंगे देयर एग्जिस्ट पोल। अब इसमें ऑर्डर भी होते हैं, ऑर्डर भी बताऊंगी। इसका वैसे जरूरी, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जिस्टेंस में होगा ही नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि भाई नेगेटिव पावर्स फाइनाइट बन रही है या नहीं। मान लो ये ही इनफाइनाइट आ जाए, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस, यानी कि सारे के सारे बी वन बी टू और लाइक बी इन्फिनिटी लिखना नहीं चाहिए, ये सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो। नहीं, जीरो हो जाएगा तो रिमूवल सिंगुलैरिटी हो जाएगा ना। यानी ऑल एग्जिस्ट, यानी कि सारे के सारे ये सीरीज वो नेगेटिव टर्म्स में चली जा रही है, यानी कि सिर्फ नेगेटिविटी है पूरे सीरीज में, सिर्फ नेगेटिव टर्म्स हमें मिल रहे हैं जेड के। तो उस वाले केस में क्या होगा, जो हमारा थर्ड पार्ट है एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक साथ करा दूंगी। तो सबसे पहले था हमारे पास रिमूवल सिंगुलैरिटी, उसमें क्या क्या था, बी वन बी टू और बी एन, यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट एग्जिस्टेंस में होने चाहिए।
हाँ, ऑल जीरो होनी चाहिए, पहले मैं सही लिख रही हूँ। ऑल कितने होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। पोल में क्या होने चाहिए? ये B1 B2 Bn, ये सिर्फ फाइनाइट होने चाहिए, और रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है वो सारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास असेंशियल सिंगुलैरिटी जो नेक्स्ट है, उसमें क्या होना चाहिए? ये B1 B2 Bn, ये सारे के सारे एग्जिस्टेंस में होंगे, यानी कि ऑल टर्म्स आर नेगेटिव। यहाँ पे ओनली फाइनाइट टर्म्स आर नेगेटिव, नहीं मैं नेगेटिव लिख देती हूँ। यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव टर्म, ठीक है। ये इनका बिगेस्ट मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की, यहाँ पे पोल की, और यहाँ पे असेंशियल सिंगुलैरिटी की। ऐसे बात कर लेते हैं, ज्यादा इजीली समझ आएगा। यहाँ पे क्या था, एक तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट एक्सप्रेशन कर लिया, फिर करते हैं कि लिमिट, जहाँ पे सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, एफ ऑफ जेड क्या होता है? एग्जिस्ट होता है, और क्या होता है? फाइनाइट होता है। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होगी हमारे पास, लेकिन इनफाइनाइट होगी, यानी इंफिनिटी होगी। यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहां से भी मैं सोच लेना कि लिमिट एग्जिस्ट और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू इन्फिनिटी पे दे रही है, यानी कि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHL वाला केस, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है, इन्फिनिटी है तो डज नॉट एग्जिस्ट लगा देते हैं, नहीं भाई, पहले पूरा प्रॉपर चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे B1 यानी कि नो नेगेटिव टर्म, फाइनाइट नेगेटिव टर्म, यहाँ पे ऑल नेगेटिव टर्म, ठीक है। यहाँ पे हम रीडिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, और फिर चेक कर सकते हैं इनको, तो जो हमारे पास आती जाएगी प्रॉब्लम हम करते जाएंगे। अच्छा, ये मैंने साथ साथ असेंशियल भी समझा दिया। अब पोल कैसे निकालते हैं? सपोज यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z², ठीक है। अब देखो, देयर इज अ प्रोसेस, मान लो हम इसको लॉरेंट से अब ये भी एक गांठ बांध लेना इसमें, कि हमेशा एक ही चीज नहीं होती है, यानी कि 100% एक ही रूल पे हम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम फिर हमारी लेंथी हो जाएगी। मान लो हम इसको लॉरेंट से करना चाहें, फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, फिर देखेंगे नेगेटिव आ रहा है या नहीं, तो ऐसा नहीं करना। वैसे तो यहाँ से तो z-2 है, फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें अप्रोच ढूंढनी है, यानी हमें शॉर्टकट भी देखते रहना है साथ में। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हम ये देखते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर है वहां कहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो यहाँ पे z=0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो डिफाइन नहीं है तो ये इसकी सिंगुलैरिटी हो गई, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये सिंगुलैरिटी का टाइप क्या है? पोल, और ये होगा ऑर्डर 2। अच्छा, अब ये पोल ही क्यों है भाई, रिमूवेबल क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में। रिमूवेबल एक तो इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको चाहे रीडिफाइन कर लो फंक्शन को, चाहे इसके साथ कुछ भी कर लो, फंक्शन तो आना ही नहीं है, क्योंकि z=0 पे नॉट डिफाइन है, z अप्रोचेस टू जीरो लो, इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। तो एक पोल की ये भी डेफिनेशन हो गई कि यहाँ पे भाई लिमिट क्या हो रही है? एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है? इनफाइनाइट, तो ये तो भी पोल ही देगा हमें, ठीक है। रिमूवल नहीं देगा, यहाँ से पोल आ गया। अब पोल ऑफ ऑर्डर 2, मान लो ये एफ ऑफ जेड होता, और यहाँ पे आ जाता 1/z। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? z=0, और ये क्या आएगा? पोल ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे पावर 1 है ना इसलिए, और पोल ऑफ ऑर्डर 1 को हम बोलते हैं सिंपल पोल। क्या बोलेंगे? सिंपल पोल। एसेंशियल सिंगुलैरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिमिट पॉइंट वाला, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। ये सारे ना इंटरलिंक्ड है, मैं अभी बताऊंगी, पहले हम पोल का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पोल का अभी एक दो तो करा दिया, और करा देती हूँ, आपकी बुक वाले ही करा देती हूँ जो मैंने कराई है। तो, ये वाला मैंने समझाया हुआ है, देख
अच्छा, ये मैं वीडियोस ना यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ। रीजन बीइंग, मैंने उस दिन मीटिंग भी ली थी ना आपके जूम पे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे। उस पे मैंने यही बोला था, कुछ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है कहीं। नहीं तो मैंने चैट करते, मतलब आप लोगों से बातचीत करते वक्त ही ये सॉल्यूशन निकाला था कि भाई जब तक आप लोगों की वैलिडिटी ये इशू है, तो मैं सारा का सारा ये यूट्यूब पे कंटेंट डाल दूंगी, तो आप अपना देखते रहना। कई बार क्या होता है, ऐप पे अपलोड होने में कई बार थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लो, क्योंकि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। सो इसको अदर वे लेने की जरूरत नहीं है। वो आपकी मर्जी है, आप ऐप पे देखो या फिर यूट्यूब पे देखो। मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आप इस टेंशन में ना रहो कि वैलिडिटी है, ये है, आपका पढ़ाई का टाइम है, पढ़ो बस। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, z इक्वल्स टू z नॉट, दिस इज कॉल्ड पोल। bm इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि bm तक फाइनाइट नंबर और रिमेनिंग आर जीरो, देन दिस इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m, यानी कि जो भी उसका ऑर्डर होगा वो हमारा पोल होगा। ये मैंने बता दिया, m इक्वल्स टू वन पे देर इज अ सिंपल पोल, दिस इज एग्जिस्ट एंड इनफाइनाइट। सारे पॉइंट में डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। अच्छा, अनदर वे टू अंडरस्टैंड, देखो मैंने इस टाइप से भी लिख दिया ताकि किसी को भी कहीं पे भी ना कोई दिक्कत ही ना हो। If the principal part of Laurent series contains a finite number of atoms m, bn is zero, then pole of order m, यानी कि जितना, जहां पे bn जीरो होगा ना, जिस वाली पावर पे, यानी कि यहाँ पे n पे जीरो है तो इसका पोल ऑफ ऑर्डर, मैंने m लिखा है, यहाँ पे m लिख दिया है, कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स m लिख दिया है, तो इसलिए ऑर्डर m लिखा है। इफ ऑल द नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस a आफ्टर द nth टर्म आर मिसिंग, देन सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू a कॉल्ड अ पोल ऑफ ऑर्डर n। ओके, होप इट्स क्लियर। ये तो सारे बस थियोरेटिकल पार्ट है। अच्छा, अब ये रहा आपका, अब ये है इम्पोर्टेंट। अब इनको आप इम्पोर्टेंट लेके चलना, बड़ा ही, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन है। अब आप देखो, इसको पहले दिमाग में आना चाहिए, क्या मैं इसमें रीडिफाइन कर सकती हूँ, क्या कुछ फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ? नहीं, कुछ पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई सीरीज हम ओपन कर सकते हैं, तो रिमूवेबल की तो बात ही नहीं है। तो सिंपल हमें दिख रहा है कि भी फंक्शन नॉट डिफाइन एट वन और टू पे है, माइनस टू पे, यानी कि z माइनस वन इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो z इज इक्वल्स टू वन आएगा। यहाँ पे z प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो z इज इक्वल्स टू माइनस टू आ जाएगा आपके पास। सो z इक्वल्स टू वन, यहाँ पे पावर वन है, तो ये सिंपल पोल हो गया ऑर्डर वन। z इक्वल्स टू माइनस टू है, तो ये पोल ऑफ ऑर्डर टू हो गया आपके पास, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ पोल की आपको बताना था, ये आपका किसी भी टाइप से आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, किसी भी टाइप से आ सकता है आपका ये फंक्शन। सिर्फ आपको बताना होगा कि कौन किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, पोल सिंपल पोल है या किस ऑर्डर का पोल है, और ऑर्डर टू का पोल कौन सा है। अब देखो, जो बिगेस्ट मिस्टेक क्या हो जाती है एग्जाम में, हमें आते हुए भी गलती हो जाती है, यहाँ पे z प्लस टू होल स्क्वायर ना, तो आप लिख दोगे z इक्वल्स टू टू है, वो पोल ऑफ ऑर्डर टू हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट डिफाइन फंक्शन निकालना होता है, वह इक्वल टू जीरो रखो हमेशा और निकालो, तो माइनस टू है जो, वो पोल ऑफ ऑर्डर टू है। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अब आते हैं ये वाला फंक्शन, साइन जेड इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन आपके इतने 85 क्वेश्चन है ना, तो मुझे ये याद नहीं कौन कौन से कहाँ पे लिखे हुए हैं। ई पार जेड जेड क्यूब है, ठीक है जी, ई पार जेड क्यूब, और एक है साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको पेज पे समझा, नेक्स्ट। अब देखो, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, जेड क्यूब भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पे आपको बिहेवियर बताना है, या फिर बताना है कि भाई किस टाइप की सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो z इक्वल्स टू जीरो पे एनालिटिक है ही नहीं, फंक्शन ही दिख रहा है, तो यानी कि सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू जीरो ही आनी है हमारे पास। तो क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं या नहीं, या फिर पोल एग्जिस्टेंस में है या नहीं। अब हमारे पास तो एग्जाम में है सिंपल ये क्वेश्चन। अब हमें डायरेक्ट तो कुछ नहीं करना, हमें पहले प्रीवियस नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि भाई हम इसको रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने रिमूवेबल में कर लिया कि भाई लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, साइन
z/z इंटू 1/z में लिख सकती हूँ, तो ये तो आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है 1/z, तो आंसर कितना आ रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये रिमूवेबल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे पोल एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z=0, यहाँ पे 0 पे आएगा ना, और ऑर्डर कितना है इसका 2। ये तो हो गया शॉर्टकट, लेकिन हमें थोड़ा लेंथ भी पता होना चाहिए, वो भी करते हैं लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन से, क्योंकि चीजें माइंड में रहेंगी तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। z², तो हमें क्या करना है z माइनस, शॉर्टकट ना माइंड में अपने आप बन जाते हैं, मैं ना रियली बिलीव ही नहीं करती शॉर्टकट में। शॉर्टकट होते हैं मानती हूँ मैं, लेकिन शॉर्टकट तब होते हैं जब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सिर्फ शॉर्टकट शॉर्टकट सीख के कभी एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकते, ये आपको पता होगा, आप अपने मन से पूछ के देखना एग्जाम में कितने काम आए शॉर्टकट। नो डाउट पता जरूर होने चाहिए, पर ये नहीं कि सिर्फ मैं शॉर्टकट से ही बता दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे अंडरलाइन का बड़ा शौक कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना है z² है, ऊपर से आप कॉमन लो z, नीचे आ गया z², ऊपर बचता है 1 - z² / 3 फैक्टोरियल, z⁴/4 प्लस ऑन। अब देखो यहाँ पे आपका 1/z आ गया, 1 - z²3 फैक्टोरियल आ गया, प्लस ऑन लिख देती हूँ मैं। तो अब आप इसको अंदर प्रोडक्ट करोगे, 1/z माइनस, ऊपर कितना आएगा z⁴ ऊपर कोई z³ बचेगा, इस टाइप से चलता रहेगा। तो देखो ऊपर सारी कितनी आ रही है पॉजिटिव, z की जो पावर्स बची हमारे पास क्या आई पॉजिटिव, 1 एंड ओनली 1 कितना आया आपके पास नेगेटिव, आया कि नहीं। सो देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ z। ठीक है, z के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एग्जिस्टेंस में है। सो यही आपका पोल काम करेगा। तो 1/z पे आप लिमिट लोगे, तो कहाँ पे लिमिट भी लेने की जरूरत है नहीं, z=0 पे फंक्शन क्या है नॉट डिफाइन है, क्योंकि ये वाला फंक्शन किस टाइप से होता है z-a टाइप से, लेकिन ये लिखा हुआ है z-0 टाइप से, तो एट z=0 देयर इज अ पोल। ठीक है, बस ये चीज थी। अब है f(z)=e⁻z डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना था z³ था शायद, z³ से कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें किस टाइप की सिंगुलैरिटी है। अब आप डायरेक्ट मान लो इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देख लो, क्योंकि फेल कहाँ पे हो रहा है फंक्शन, यहाँ पे एनालिटिक एट z=0 पे ही नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो वैसे भी z⁴0 करोगे, यहाँ पे e⁻0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0, यानी कि नॉट डिफाइन, ये तो 1/0 है ना, तो नॉट डिफाइन यानी कि पोल एग्जिस्टेंस में ही है यहाँ पे। लेकिन इसका बिहेवियर को हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं, कैसे, f(z) 1 + z + z² / 2 फैक्टोरियल, z³ / 3 फैक्टोरियल प्लस और नीचे क्या था z³, 1/z³, एक पावर से एक पावर कटेगी, यहाँ पे z², यहाँ पे 1/z2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल, आगे पावर सारी बड़ी आ जाएंगी इससे, तो ऊपर आएगा z, यहाँ पे कहाँ तक चल गए थे हम, 2 3, ये आएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 5 आएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ पावर 5 आएगा यहाँ पे, तो z² डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। सो अब देखो यहाँ पे जो z की नेगेटिव पावर्स कितनी है, फाइनाइट में ही तो है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर नेगेटिव, रिमेनिंग ऑल आर पॉजिटिव, हेंस पोल एग्जिस्ट, और पोल किस पे एग्जिस्ट करेगा z-0 टाइप का है, तो यहाँ पे एट z=0। ठीक है, बाद में आप ये भी पढ़ोगे, जो कोफिशिएंट ऑफ 1/z होता है वो हमेशा रेसिड्यू होता है, तो इसका रेसिड्यू 1/2 निकलेगा। चलो, होप इट्स क्लियर। अब आते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अभी एसेंशियल सिंगुलैरिटी मैंने बता दिया, जब b1 b2 ये सारे ही क्या हो हमारे पास ऑल नेगेटिव हो, यानी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट टर्म्स, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी हमारे पास नेगेटिव टर्म्स है। ठीक है, तो हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। और सेकंड क्या बताया मैंने, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब जो मैं थर्ड बताने जा रही हूँ,
ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ zeros is an essential isolated singularity। ये आप काफी सारे स्टार बना लो, ये आपका एमसीक्यू भी बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। जहां तक तो हम बता सकते हैं कि भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है या नहीं, इससे कई बार शॉर्टकट से हमारे पास आंसर निकल आता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये बताना हो कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट एट व्हाट पॉइंट, तो हम डायरेक्ट उसके जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी जब आपको समझ में आएगा। अब यही पॉइंट, ठीक है, देखो सब कुछ सेम है, जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है ना, इस वाले पॉइंट पे वहां पे पोल आ जाता है बस। तो ये चीजें सारी इंटरलिंक्ड है, ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। नॉन आइसोलेटेड भी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब एसेंशियल सिंगुलैरिटी के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ई पार 1/z, एफ ऑफ जेड। अब क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है यहाँ पे। तो आप देखो, z अप्रोचेस टू जीरो, ई पार 1/0 नॉट इंफिनिटी। आप देखो इसका LHS लो, RHS लो, एक साइड माइनस इंफिनिटी आएगा, एक तरफ प्लस इंफिनिटी आएगा, वैसे कहने को होता है, पर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्टेंस का केस है, तो यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ जाएगा। लेकिन हम इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड ई पार 1/z, इसको आप ब्रेक करो, 1/z, 1/z², 1/2 फैक्टोरियल, 1/z होल क्यूब, 3 फैक्टोरियल प्लस सो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जितने भी टर्म्स है सारे के सारे नेगेटिव है कि नहीं, z के जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी किस में है, नेगेटिव पावर्स में है। अब नेगेटिव पावर्स आ गई इनफाइनाइट तक, सो देयर एग्जिस्ट एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू 0। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसका एक साइन वाला क्वेश्चन था, बड़ा वाला सा क्वेश्चन था, भी कर लेते हैं। ई पार जेड ये वाला मैंने करा दिया। If there are infinite number of term in the principal part of f of z, then z equals to z naught is called essential isolated singularity. Limit does not exist. Limit point of zero is essential isolated singularity। अब इसका क्या मतलब है, अब मैं वो समझाती हूँ आपको एक काउंटर एग्जाम्पल लेके। उसके लिए मैंने आपको 12th का कॉन्सेप्ट समझाया था, जैसे ये वाला है। अच्छा, एक और चीज, राइट, ये देखा मुझे याद है, कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन में आपको ऐसे देगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एक ऑप्शन में देगा एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये जो आपका हुआ था ना केवी का पेपर, PGT 2018 का है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, साइन में कराऊंगी वो, 1/1 - z। इसमें आपको बताना था कि किस टाइप की सिंगुलैरिटी है। वहां पे एक ऑप्शन था एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एक एग्जाम्पल था एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब बोलने को बुक्स में दोनों होती हैं, क्योंकि किसी बुक्स में बस स्टार्टिंग लेवल पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी से खत्म कर देते हैं, पर नहीं, मान लो इन दोनों में से दिया हुआ है तो जो करेक्ट नेम होगा वो होगा इसका एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप एमसीक्यू में, मैं बता रही हूँ, आते हुए चीजें गलत हो जाती हैं। तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी, आप ये सोच लो कोई नाम ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसका पूरा नाम है एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। मान लो ऑप्शन में सिर्फ एसेंशियल सिंगुलैरिटी है और पोल है और रिमूवेबल है और नॉन आइसोलेटेड है, तो फिर आप एसेंशियल सिंगुलैरिटी लगा सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों दिए हो ना, ये आप देखना केवीएस के पीजीटी के पेपर में आया हुआ 2018 में, इस बार तो सिलेबस में है नहीं कॉम्प्लेक्स। अब ये 1/z है तो मैंने इसको ब्रेक किया, तो एट z इक्वल्स टू 0 एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आ गई। अच्छा, अब मैंने जो नोट करा है वो बता देती हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूंगी इसके। हाँ देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, नॉन आइसोलेटेड भी बचा, जो मैं आपको रिजल्ट बताना चाह रही हूँ वो देखो।
मैंने क्या बोला आपको, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो इज असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, लिमिट पॉइंट। अब जैसे आपके पास ये है, ये वाला फंक्शन, मैं इसको ना अपने तरीके से ही समझाऊंगी। साइन वन बाई जेड, ठीक है, पेज ले लेते हैं दूसरा। साइन वन बाई जेड क्या था, साइन वन बाई जेड या वन माइनस जेड, साइन वन बाई जेड, ठीक है। आपको बताना है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू वन बाई जेड। अब देखो ये चीजें समझना क्यों जरूरी है, वैसे तो यहाँ देखो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि हम इसको ना रीडिफाइन नहीं कर सकते फंक्शन को। इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे फंक्शन को, हमारे पास सारे नेगेटिव टर्म्स आएंगे कि साइन जेड का हम एक्सपेंशन लेंगे, ये वन बाई जेड माइनस होता है होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, यानी कि इस टाइप से सीरीज जाएगी, सारे के सारे नेगेटिव टर्म मीन्स असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू जीरो, ये हमें पता चल गया। लेकिन इसका रिजल्ट का क्या, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होती है, असेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। इसका क्या मतलब है, तो इसके मतलब के लिए हमें ये चीज एक्सपेंशन वगैरह आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये कोई फंक्शन है, इसके हम जीरो निकाल लेते हैं। अब ये तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट दिख रहा है जेड इक्वल्स टू जीरो इसका आंसर आएगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे, वन बाई जेड, इसके जीरो निकालने हैं। तो जीरो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको इक्वल टू जीरो रखो। और ये कब होता है जीरो, साइन फंक्शन एन पाई पे, मैंने आपको बताया। तो यहाँ से वन बाई जेड कितना आ गया आपके पास, एन पाई आ गया, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये कितना आ गया, वन अपॉन एन पाई आ गया। अब क्या कहता है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो जीरो इसके इतने आ गए, वन बाई एन, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन मैंने जैसे ही इसको लिया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन बाई एन पाई, ये कितना हो गया, वन बाई इंफिनिटी दैट इज जीरो। और जीरो पे ही हमारे पास क्या है, इसकी असेंशियल सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस आर असेंशियल सिंगुलैरिटी। और इसी में ही जीरो की जगह हम पोल पे जब बात करेंगे तो वो नॉन आइसोलेटेड आ जाता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, वो हम अभी बात करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड साइन वन अपॉन वन बाई जेड। अब इसमें किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, और है तो किस पॉइंट पे है। तो देखो यहाँ पे z इक्वल्स टू वन पे हमें नजर आ रही है, सिंगुलैरिटी है। लेकिन क्या हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, हम इसको ओपन करेंगे फिर z का देखेंगे भी रिमूवेबल है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा z, इसको ओपन करो, ये माइंड में चीजें होनी चाहिए, हालांकि ये क्लू में मिल जाता है कि भाई होगा या नहीं, एक्स होल क्यूब इंटू थ्री फैक्टोरियल। अब देखो आप कुछ भी कर लो यहाँ से, नेगेटिव एक ही जेड कटेगा, सारे नेगेटिव टर्म्स आगे तक बचेंगे। तो ये असेंशियल ही है आपके पास, आप इसको करके देखना, असेंशियल सिंगुलैरिटी है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं, ये लिमिट, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो क्या होता है, असेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। अब देखो ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा हमें, असली जो दिक्कत आ रही है वो ये वाला कर रहा है ना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। सो इसको बेवजह हमें लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी का ही जीरो निकालेंगे, ऐसा नहीं सोचना कि z इंटू साइन वन माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, हालांकि दिमाग में ला सकते हैं पर इसकी जरूरत नहीं है, इस वाले फंक्शन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। कुछ महान विद्यार्थी सोच भी सकते हैं भाई इधर चला गया जीरो आ गया, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होनी चाहिए चीजें। दिस इज इक्वल्स टू जीरो आया, दिस इज नथिंग बट साइन एन पाई आ गया हमारे पास, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वन बाई जेड इक्वल्स टू एन पाई। असेंशियल सिंगुलैरिटी में यही रिजल्ट काम आता है हमारे पास, इसको आपने रेसिप्रोकल किया, वन अपॉन एन पाई आ गया। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, z इज इक्वल्स टू वन माइनस एन पाई। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइटली मैनी क्या आ गए आपके पास, जीरोस आ गए। अब क्या करेंगे, लिमिट ले लेते हैं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन माइनस वन बाई पाई। जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट ली, वन माइनस वन बाई इंफिनिटी दैट इज वन माइनस जीरो दैट इज वन, और वन पे ही हमारे पास क्या थी, असेंशियल सिंगुलैरिटी। सो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, लिमिट पॉइंट या लिमिट ऑफ
लिमिट ऑफ जीरोस क्या होता है? एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। होप इट्स क्लियर। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब एक बार देख लेते हैं, फिर एक आइसोलेटेड भी आज ही करा देती हूँ मैं। देखो, z इक्वल्स टू एसेंशियल सिंगुलैरिटी, देयर आर इनफाइनाइट जीरोस, ये सारा वही चीज, मैंने कुछ नया नहीं, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ये सेम एग्जांपल एक और ले लिया यहाँ पे मैंने, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, यहाँ पे सेम चीज, तो हेंस लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। MCQ बनेगा इस पे, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ, सेम ही चीज है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में क्या होता है? देखो, एक तो यही जो इसके लिमिट पॉइंट होते हैं आपके पास, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो की जगह क्या आ जाता है? पोल आ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। लेकिन इसका नाम क्या है भाई? नॉन आइसोलेटेड, यानी कि ये अकेला नहीं है। यानी कि जब हमारे पास किसी डोमेन में या किसी डिस्क में, एनुलस में, इस सिंगुलैरिटी के अलावा इस रीजन में यानी कहीं और भी एक या दो या तीन और सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में हो, तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी कि जब यहाँ पे हम पोल की बात करेंगे, पोल क्या होता है? जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको जीरो के इक्वल, तो जब पोल आएगा ना, वो क्या आ सकता है हमारे पास? ऑर्डर तो कुछ नहीं, यानी कि मोर देन वन एग्जिस्टेंस में होगा। मोर देन वन इन, नॉट इन द सेंस कि भाई वहां पे तो हमारे पास पोल आ रहा था 1 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा था, नहीं, इनफाइनेटली मैनी पोल्स पे बात करेंगे, यानी कि वन एंड ओनली वन हमारे पास सिंगुलैरिटी नहीं होगी। तो उसको प्रीवियस से ना कंफ्यूजन का सेंस मत बनाना, क्योंकि इसी को ही रेक्टिफाई करने के लिए ना ये वाली थ्योरम हो जाती है कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स पे हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी निकाल लेते हैं। तो जब एक सिंगुलैरिटी की बात आती है तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में भी किस टाइप के होते हैं हमारे पास? रिमूवेबल, पोल और असेंशियल। ठीक है, अब नॉन आइसोलेटेड में जब हमारे पास और आसपास सिंगुलैरिटी देखने को मिल जाती है। सो ये तीन एग्जाम्पल है, और बाद में तो बहुत ही मिलेंगे आपको। A singularity at z equals to 0 of f is non-isolated singularity if every neighborhood of z naught contain at least one singularity of f other than z naught। देखिए z naught के अलावा और भी कुछ पॉइंट हो गई। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज ऑलवेज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो हमें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बतानी होती है, और कुछ नहीं। इन क्वेश्चन में ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्रिएटिव मतलब क्वेश्चन ही इस हिसाब से आएगा कि आप पहचान लोगे। अब जैसे ये है क्वेश्चन, अब इसमें ना ये क्वेश्चन इस हिसाब से तो पूछेगा नहीं कि एफ ऑफ जेड साइन 1/z, तो इसका पोल बताओ। पोल भी बता सकते हैं। अब जब हम पोल की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि वो आइसोलेटेड में चला गया। पोल निकालने का एक वे है, एक ढंग है। जब पोल निकाल लेते हैं तो पोल की जब हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे वो हमारा नॉन आइसोलेटेड में आ जाता है। ठीक है, तो इवन दो ये टाइप में बाइफरकेट कर दिया, यानी कि इनको बाइफरकेशन कर दिया इनका सिंगुलैरिटीज का, पर ये पोल के थ्रू ही नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी निकलती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या चीज है, नहीं। तो सबसे पहले देखना है कि किसी भी फंक्शन में जहां पे क्या मिल रहा है? पोल मिल रहा है हमें। तो ऊपर जीरोस की तो बात हो ही नहीं रही, तो जीरो तो हम इसमें निकाल नहीं सकते। तो असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा यहाँ से जब ऑप्शन में होगा, क्योंकि असेंशियल सिंगुलैरिटी बात करता है जीरोस पे, ये बात कर रहा है पोल पे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोल के बारे में पूछा गया है, तो पोल बता देना कि पोल ऑफ ऑर्डर दिस है या पोल ऑफ ऑर्डर दैट है। अब हमसे पूछा गया कि भी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इसका कौन सा है वो बताओ, तो हम वो बता देंगे। या इसका बिहेवियर बताओ कि भी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है या नहीं, तो वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डील करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन का कोई सीन नहीं है, और ना कंफ्यूज होना इसमें। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है पोल। ये फंक्शन है कितना आपके पास? साइन पाई डिवाइडेड बाय जेड है। ठीक है, अब मैंने इसको जीरो के इक्वल लिया, दिस इज नथिंग बट साइन एन पाई। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल्स टू एन पाई, कैंसिल। तो 1/z इज इक्वल्स टू एन, तो z इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ऐसे लाइन बना देनी चाहिए थी मुझे।
अब क्या कहता है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, ये आपके पोल ही तो निकल के आए, ठीक है, पोल निकल के आया ना। अब इसमें जैसे ही आप लिमिट लोगे, ये मैंने यहाँ कर दिया होगा, ये रहा, यहाँ ले लेती हूँ, z अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n, कितना आ गया आपके पास, n टेंस टू इंफिनिटी, कितना आ गया, जीरो। सो जो जीरो है वो ही क्या है, इसकी असेंशियल सिंगुलैरिटी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे पाई बाय जेड से तो हम कुछ नहीं बता सकते थे ना, असेंशियल नहीं, यहाँ पे हम मुझे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है, क्योंकि ये पोल के थ्रू है, ये इसको करेक्ट कर लेना, ऐसे ही यहाँ पे है, ये देखो, अब ये वाला फंक्शन है ना, इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। पोल एग्जिस्टेंस में है तो ऑप्शन में पोल ऑफ ऑर्डर कुछ पूछा है तो वो बता देंगे कि भी पोल किस पे है, ठीक है। नॉन आइसोलेटेड पूछा हुआ है तो क्या करना है हमें, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए ये आपका पोल बनाएगा, तो यानी कि e⁻1/z -1 को क्या लेना है, जीरो, e⁻1/z हो जाएगा आपके पास वन। क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अब ये जो वन है इसको हम e की पावर में कितना लिख सकते हैं, 2n π i, ठीक है। देखो ऐसे ध्यान रखना है कि e⁻i θ कितना होता है आपके पास, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इवन मल्टीपल पे cos कितनी वैल्यू देता है, वन, तो इसलिए 2n π। और ये ऑड हो या इवन हो, साइन तो जीरो ही होता है, इसलिए इसका इवन मल्टीपल लिख लिया, 2n π, ठीक है। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे, 2n πi इक्वल्स टू 1/z बन गया, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर लो, 1/2n πi आ गया, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। वही आपकी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एसेंशियल लगा दो कोई, वैसे नॉन आइसोलेटेड ही होती है, कई जगह ना नॉन असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी लिखा होता है, तो ये नॉन पे फोकस करना। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है ना वो z इक्वल्स टू जीरो पे कर रहा है, ये तो हम बता देंगे कि भाई ये सिंगुलैरिटी है, z इक्वल्स टू जीरो है, लेकिन क्या है, तो हम निकाल के देख लेंगे कि भाई जो ये पोल तो आ रहा है हमारे पास, पोल ऑफ ऑर्डर वन तो आ रहा है इसका, लेकिन क्या इसमें मैं लिमिट ले लूं इसके पोल पे तो क्या सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं, सेम वैल्यू आती है तो वो नॉन आइसोलेटेड में चली जाती है, बस इतना थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। अब जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड टेन जेड एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब इससे पहले मैं एक चीज समझा देती हूँ, मान लो जैसे मैंने ई पार जेड की बात करी, ठीक है, और ई पार 1/z की बात करी, तो जब 1/z की हमने बात करी थी तो क्या निकल के आया था, असेंशियल सिंगुलैरिटी निकल के आ गई थी इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर्स थी, यहाँ पे ई पार जेड है तो ये थ्रू आउट एनालिटिक है, और क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं कहीं, नहीं। तो इसमें किस टाइप की सिंगुलैरिटी आएगी आपके पास, ऑल पॉजिटिव टर्म्स है, तो इसमें रिमूवेबल आएगी, वो देखना कि क्यों आएगी और मैंने ऐसा क्यों कहा, इस पे आप मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा, अब देखो इस टाइप का जब भी कोई फंक्शन आ जाए, सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड बतानी है एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो जब भी जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आ जाए तो फंक्शन जेड को आप रिप्लेस कर दो 1/z, तो और फिर इसका बिहेवियर चेक करो जेड इक्वल्स टू जीरो, जो इस फंक्शन का बिहेवियर 1/z पे होगा वो जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे होगा, ये इसका रूल है, ठीक है। सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू टेन जेड इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ जेड टेन जेड लिखा, मैंने इसको 1/z से रिप्लेस कर दिया, यानी कि 1/z, और इसको किस चेंज कर दिया, z इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। अब देखो, अब हम इस फंक्शन को tan 1/z को क्या लिख सकते हैं, sin 1/z cos 1/z। अब नीचे तो पोल देगा लेकिन ऊपर जीरो भी तो देगा हमें इस केस में, तो जब जीरो के कंपैरिजन में देगा तो हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी, जब हम पोल के रिस्पेक्ट में देंगे तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आएगी। तो हम क्या करते हैं इस केसेस में, जब असेंशियल और नॉन असेंशियल का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है हमें इसी क्वेश्चन में, तो हम सेलेक्ट करते हैं नॉन आइसोलेटेड को, यानी कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएटर होता है वो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, यानी कि पोल पे, ये चीज ध्यान रखनी है।
क्योंकि ऊपर से हम डील करेंगे साइन 1/z पे, तो इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे, तो जीरो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या देता है, मैंने लिख दिया हुआ है यहाँ, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। पोल्स पे क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो इस पे लिमिट पॉइंट पे क्या देता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, पर फाइनल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द पोल दैट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ सब, ये अच्छी बात है, मेरे को पता भी नहीं था, ध्यान नहीं था। ठीक है, लिख दिया मैंने, वेरी गुड। यहाँ पे cos 1/z है, ये इक्वल्स टू जीरो होगा, मैंने cos बताया था। cos x जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट इज 2n+1 π/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/z इक्वल्स टू 2n+1/2, z 2/π, नीचे कर लेते हैं इसको। 1/z इज दिस, यहाँ से अब इसमें जैसे ही हम n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो 2/∞ दैट इज जीरो, हेंस एट z इक्वल्स टू जीरो दिस फंक्शन हैज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। दिस इंप्लाइज दैट इन्फिनिटी पे भी क्या होगी इसके पास, फंक्शन f ऑफ z के पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, सो लिमिट पॉइंट ऑफ, सिर्फ हमको क्या लेने हैं, पोल लेने हैं। अब नेक्स्ट, ये आप खुद करना, बहुत ही इजी है, सेम है, कुछ नहीं है यहाँ पे। 1/z है, cos 1/z लिया, ऑड मल्टीपल देखा, z इक्वल्स टू जीरो, हेंस एट z इक्वल्स टू जीरो देयर इज एन नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये टर्म कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने लिख दिया, वो माइंड में चढ़े हुए होते हैं ना, बट होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, बस बुक्स का फर्क होता है। ठीक है, होप इट्स क्लियर। तो समरी बता देती हूँ हमने क्या पढ़े हैं आज। पोल पढ़ा है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पढ़े हैं, और असेंशियल सिंगुलैरिटी पढ़ी है, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पढ़ी हुई है। ठीक है, ये होता है लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, बस ये ध्यान रखना है। ये वाला नो नेगेटिव टर्म कंटेन या फिर रीडिफाइन करके पोल कैसे पढ़ते हैं हम, और ओनली फाइनाइट नेगेटिव टर्म हो जेड के, लिमिट एग्जिस्टेंस में हो और इनफाइनाइट हो, यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती, और यहाँ पे क्या होता है, ऑल नेगेटिव टर्म्स होते हैं बस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, खूब सारे एमसीक्यू मिलेंगे, उनको सॉल्व करना। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। ठीक है, ये क्लास आपको मिल जाएगी जल्दी, और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर तो कर ही देती हूँ इसको, तो आप कहीं से भी देख लेना, लेकिन क्लासेस को पोस्टपोन मत करो, अपना देखते रहो, नहीं तो बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा होने वाला है, मैं बता रही हूँ आपको, इसके भी काफी सारे क्लासेस जाएंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।